दोस्तों इस वीडियो में कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ साउंड और इको यानी प्रतिध्वनि और ध्वनि के अभिलक्षण से प्रश्न देखेंगे जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चलिए देखते हैं। एक एकल आवृत्ति द्वारा उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोन कहते हैं। टोन एक निश्चित आवृत्ति है। टोन एक निश्चित आवृत्ति है जिसे हम सुनते हैं। चलिए आगे देखेंगे। चमगादड़ उनके मार्ग में आने वाली वस्तुओं से टकराकर वापस आने वाली डैश के द्वारा मार्ग की बाधाओं का पता लगाते हैं। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा पराश्रव्य ध्वनि यानी अल्ट्रासोनिक वेव, ऑप्शन नंबर सी। यह क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और जो चमगादड़ होते हैं, जो बैट होते हैं, वो इसकी सहायता से यानी अल्ट्रासोनिक जो वेव हैं इसकी सहायता से अपना रास्ता भी खोजते हैं और शिकार भी करते हैं। चलिए आगे देखेंगे। ध्वनि का तारत्व निर्भर करता है। तो ध्वनि का जो तारत्व है यानी पिच, उसकी आवृत्ति पर निर्भर करता है। जिस ध्वनि का तारत्व उच्च होता है वह ध्वनि पतली और उच्च आवृत्ति की होती है, और जिस ध्वनि का तारत्व निम्न होता है वह ध्वनि मोटी और निम्न आवृत्ति की होती है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। चलिए आगे देखेंगे। ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें डैश प्रदान करती है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ध्वनि हवा के माध्यम में चलती है और हमारे कानों तक पहुंचकर हमें ध्वनि का संवेदन प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। चलिए आगे देखेंगे। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का क्षेत्र क्या कहलाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संपीड़न। ध्वनि संचरण के समय माध्यम में कणों के उच्च घनत्व का जो क्षेत्र है वो संपीड़न यानी कि कंप्रेशन, तथा कम घनत्व का जो क्षेत्र होता है उसे विरलन यानी कि रेयरफिक्शन कहते हैं। इसको ध्यान रखेंगे। चलिए आगे देखेंगे। एक प्रतिध्वनि के लिए स्रोत और परावर्तक के बीच न्यूनतम दूरी लगभग कितनी होनी चाहिए? तो दोस्तों जब ध्वनि तरंगे दूर स्थित किसी दृढ़ पिंड या फिर पहाड़ से टकराकर परावर्तित होती हैं और वापस सुनाई देती हैं तो इसे परावर्तित ध्वनि को जो इससे ध्वनि परावर्तित होती है उसे क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि कहते हैं। प्रतिध्वनि यानी इको कहते हैं। और प्रतिध्वनि सुनने के लिए सोर्स और परावर्तक सतह के बीच न्यूनतम जो दूरी है वो लगभग 17 मीटर होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे देखेंगे। कोई ध्वनि जब कम से कम 17 मीटर लगभग की दूरी से परावर्तित होती है तो डैश होता है। भी आपने देखा प्रतिध्वनि होती है, इको। ये भी जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा गया है। ये सारे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। प्रतिध्वनि को कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छतों और दीवारों को किससे ढका जाता है? तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फाइबर बोर्ड से। फाइबर बोर्ड एक प्रकार का लकड़ी का उत्पाद है, लकड़ी का प्रोडक्ट है जो लकड़ी के फाइबर से बना होता है। चलिए आगे देखेंगे। लगातार या एकाधिक डैश के कारण प्रतिध्वनियों को एक से अधिक बार सुना जा सकता है। तो प्रतिध्वनियों का सुनाई देना ध्वनि के परावर्तन के कारण घटित होता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन। और ये जो क्वेश्चन है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ग्रुप डी में भी पूछा गया है। ALP टेक्नीशियन 2018 में ये क्वेश्चन पूछा गया है।
चलिए आगे देखेंगे। अस्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए मूल ध्वनि और परावर्तित ध्वनि के बीच कम से कम समयांतराल होना चाहिए। आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 0.1 सेकेंड। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखेंगे। मानव मस्तिष्क में ध्वनि की अनुगूंज कितनी देर तक कायम रहती है? आपका राइट आंसर हो जाएगा 0.1 सेकेंड तक। चलिए, अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी डैश होनी चाहिए। ये क्वेश्चन ग्रुप डी में पूछा गया है। आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 17.2 मीटर। तो दोस्तों, ये थे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, और जनरल साइंस की और भी वीडियो अपलोड की गई हैं, जो अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो वीडियो ज़रूर से देखें।